नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे ताजा, सबसे नया और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज हम आपको दिखाएंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ओपिनियन पोल आपने पिछले 1 घंटे में देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे कौन कौन सी नॉर्थ ईस्ट जोन की जो सीटें हैं जिन पर आपने पिछले 1 घंटे यानी कि 6 बजे से 7 बजे में कुल सीटें 25 जो हैं वो आपने देखी। असम को लेकर क्या प्रेडिक्शन है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और उसके अलावा तमाम और बड़े राज्य जिसमें दिल्ली है, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इन सीटों को लेकर ओपिनियन पोल में क्या कुछ आंकड़े नजर आते हैं, क्या आंकड़े सामने निकल कर आते हैं, ये हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या लग रहा है अगर हम बात करें सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर, तो ओपिनियन पोल में क्या प्रेडिक्शन नजर आ रही है? बिल्कुल अनन्या, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक क्विक रिकैप मुझे लगता है कि हमको यहां पर दिखाना चाहिए कि पिछले 1 घंटे में ये जो सबसे सटीक ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं उसमें पिछले 1 घंटे में हमने किस रीजन को कवर किया है, किन किन स्टेट्स को कवर किया है। एक क्विक रिकैप मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। उसके बाद फिर आगे मैं बंगाल का, उड़ीसा का, दिल्ली का, हरियाणा का, यानी कि वो स्टेट्स, वो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स, वो बंगाल जहां के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ होने क्या वाला है, क्योंकि 19 तारीख को पहले फेज का इलेक्शन है। उसके बाद धीरे धीरे फेज आगे बढ़ेंगे। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या नतीजे होंगे, ये चीज हम अभी से आपको बता रहे हैं और हमारे साथ मयंक भी लगातार बने हुए हैं। एक क्विक रिकैप मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं जरा, आप जो डेटा है वो सामने आपके है। अगर मैं आपको बात करूं तो आप देखिए कि ये नॉर्थ ईस्ट का डेटा है और कुल 25 सीटों में से अगर मैं बात करूं, मैं 2 मेजर पार्टीज को लेकर अगर चल रहा हूं तो एनडीए यहां पर 19 सीटों पर इस ओपिनियन पोल के जरिए, मैं बार बार इस टर्म का यूज कर रहा हूं ओपिनियन पोल, इस ओपिनियन पोल के जरिए ये एक डेटा एस्टेब्लिश हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एनडीए 19 सीटों पर बढ़त बना सकता है, 19 सीटें जीत सकता है, जैसा कि पब्लिक से बात करने के बाद ये ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन इसमें काफी पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन इन 25 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये अच्छी खबर बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से कम कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो है उनके लिए नहीं कही जा सकती है। तो एक क्विक रिकैप मैंने आपको दिखाया, कंसोलिडेट डेटा मैंने आपको दिखाया कि इस कंसोलिडेट डेटा के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल नॉर्थ ईस्ट की जनता का मूड क्या है, क्या सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का वोटर, क्योंकि हमने एक बड़े सैंपल साइज के साथ लोगों से बातचीत की है, इंटरेक्शन किया है। 2,91,000 का हमारा सैंपल साइज है और उस सैंपल साइज में हमने लोगों से बातचीत की, जिसके बाद उस बातचीत के जरिए उसको एनालाइज करने के बाद ये डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर बीजेपी का दबदबा बनता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ मयंक हैं जो कि डिकोडिंग डायनेमिक्स, वो सर्वे एजेंसी जिन्होंने ये सर्वे किया है, उसके फाउंडर हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। मेरे साथ भास्कर घोष जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हामिद हुसैन साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस वक्त साथ में हैं। आशीष सरकार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। इसके अलावा संजय सरकार टीएमसी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आगे हम बंगाल की बात भी करने वाले हैं। और संदीप चंद्रा जी जो कि इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात की है, उस पर एक क्विक रिकैप पर एक मैं रिएक्शन मयंक का सबसे पहले लेता हूं, फिर अगला डेटा जो है उस अगले डेटा पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। मयंक, क्या वो मेजर फैक्टर्स आप मान रहे हैं, क्या वो मेजर वजह आप मान रहे हैं जिसके जरिए आप ये फिगर्स दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो दबदबा है वो एनडीए का बना रहेगा और जो विपक्ष है वो बिल्कुल पीछे छूट जाएगा? सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पे सीए का देखने को मिला है, जिसमें आसाम में हम लोगों ने सर्वे किया था उस दौरान सीए का फैक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने भुनाया है बीजेपी ने, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कहीं पे भी किसी नैरेटिव पे स्टैंड नहीं, किसी नैरेटिव को ड्राफ्ट नहीं कर पाई है कांग्रेस। जो भी दिख रहा है, जो 2 सीट हम लोगों को जहाँ पे कांटे की टक्कर दिख रही है, वो एक बरदलोई है नायगांव से, वो एक सीट है जो उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। दूसरी गगोई की सीट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ पे एज है। इसके अलावा अलायंस को भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से और बहुत सरीके से सीट वहाँ पे दी है। कोकराझार में इन लोगों ने दिया है 1 सीट, और असम गण परिषद को इन लोगों ने 2 सीट दिया है और दोनों की दोनों सीट वो जीत रही है। तो कुल मिला के अगर देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रैटेजिकली नॉर्थ ईस्ट में काम किया और एक एक सीट पे उन लोगों ने वैसे काम किया जैसे वो उनके लिए आखिरी सीट हो।
ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, हम झारखंड का एक डेटा हम यहाँ पर दिखाएंगे और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज भी है कि ब्रेकिंग न्यूज है। पहले वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की क्या है उस पर एक हम नजर डाल देते हैं। इस वक्त क्या बड़ी खबर इस ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आ रही है। और अगले 1 घंटे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। बड़े राज्यों का ओपिनियन पोल, उन राज्यों का ओपिनियन पोल जिनके बारे में जनता की नजर टिकी हुई कि भाई यहां होने क्या वाला है, उन राज्यों का ओपिनियन पोल अगले 1 घंटे में मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें बंगाल है, इसमें ओडिशा है, इसमें दिल्ली है, इसमें हरियाणा है, इसमें पंजाब है, इसमें जम्मू कश्मीर है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा अंडमान, लद्दाख, ये सारे वो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके बारे में अगले 1 घंटे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन विद डेटा होगा, यानी कि बहुत साइंटिफिक तरीके से जो सर्वे किया गया है, उस साइंटिफिक तरीके के सर्वे को हम जो पब्लिक के इश्यूज हैं उससे समझेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे और उन एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। जो डेटा मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगा, उस डेटा को फिर हम यहां पर एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बंगाल से हम शुरुआत करते हैं। 42 लोकसभा सीटें हैं, आप समझ लीजिए बंगाल में। अब बंगाल का डेटा क्या कहता है वो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 22 सीटों पर बढ़त बना सकती है और टीएमसी 19 सीटों पर पीछे रह सकती है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट। तो टोटल जो डेटा है इस वक्त आपके सामने मैं सामने रख रहा हूं और ये डेटा ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कहती थी, पिछले इलेक्शंस जो लोक विधानसभा के हुए थे उसमें हमने देखा था एक टर्म बहुत चली थी, खेला हो बे। अब इन फिगर्स को देखकर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ ही खेला होने वाला है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन से मैं अगर आगे बढ़ूं तो ग्रेजुअली हमने देखा है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। 2014 से 2019 में एक मेजर चेंज आया था और इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर कुछ कदम ही सही लेकिन आगे बढ़ती हुई दिख रही है और टीएमसी पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल का ये डेटा ये कहता है कि 42 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी के पास रहेंगी, 19 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास रहेंगी और 1 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी, ये डेटा कह रहा है। जबकि 2019 की फिगर क्या थी? 2019 में 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, 18 सीटें बीजेपी के पास थी। यानी कि अगर मैं लॉस और गेन की बात करूं तो बीजेपी यहां पर 4 सीटें प्लस होती हुई दिख रही है और तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो 3 सीटें माइनस में होती हुई तृणमूल कांग्रेस की यहां पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। डेटा है इस डेटा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बड़ा वैसा स्टेट माना जाता है कि जहां पर कहते हैं कि पहले लंबे समय तक करीब 34-35 साल तक सिर्फ लेफ्ट ने शासन किया, उसके बाद लेफ्ट की जो एक मोनोटोनी थी उसको तोड़ा ममता बनर्जी ने और कहते थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा रक्त रंजित होता है, जिस लाल कारपेट पे हम खड़े हैं ऐसे ही वहां की लाल जमीन हो जाती थी चुनाव के दौरान। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, बीजेपी एक मेजर पार्टी बनकर उभर रही है। 2014 के बाद से बहुत चेंजेस हमने देखे हैं। इस बार भी आप 4 सीटें प्लस दे रहे हैं बीजेपी को। क्या ऐसे फैक्टर्स आपको लग रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में जब आप लोगों के बीच गए तो आपको ये फैक्टर्स लगे कि ये फिगर सामने आए? पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस ममता का फैक्टर काफ़ी था, जो स्टेट इलेक्शन में भी टीएमसी ने इसको काफ़ी भुनाया, लेकिन ये फैक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जा रहा है। आज के डेट में जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है, वो मोदी वर्सेस ममता वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का वोट शेयर है उसको वो अब कांग्रेस से हटके बीजेपी के पास मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो बाइफर्केशन मतलब 2 जगह पे था, अब वो ट्राइफर्केशन हम लोगों को दिख रहा है ऑन ग्राउंड, जहाँ पे अब और जो 2-3 मुद्दे जो बीच में आए जिसके चलते हम लोगों को ट्रैकर सैंपल्स डालने पड़े, जैसे संदेश खाली एक मुद्दा था, शेख शाहजहां एक मुद्दा था। ये दोनों मुद्दों के बाद हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैकर सैंपल डाले, इसमें 2 बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आए। एक जो संदेश खाली हम लोगों को दिख रहा है कि जिसमें बीजेपी काफ़ी फायदे में दिख रही है, बट ऑन ग्राउंड वैसा कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे समीकरण वैसा कुछ जो है। अच्छा, आप जो बता रही है ये ट्रैकर सैंपल, इसको भी जरा सिंप्लीफाई एक बार कर दीजिए ताकि हमारी जनता समझ जाए कि ट्रैकर सैंपल होता क्या है, ये कैसे आता है। बिल्कुल, जैसे अगर हम लोगों ने फरवरी में वेस्ट बंगाल का सारा सैंपल कलेक्ट कर लिया था, हम लोगों ने ये ध्यान में रखा था कि एक लोकसभा में कम से कम 600 के आसपास हम लोगों के पास सैंपल्स रहे, तो वो 600 सैंपल्स में हमारे पास वैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, हमारे पास वुमेन वोटर्स भी हैं, फिर 100 वोटर्स वैसे हैं जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं, फिर 100 वोटर वैसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 100 वोटर वैसे हैं जो किसान वर्ग के लोग हैं। तो हम लोगों ने हर
हर कहीं ना कहीं सारे के सारे सामाजिक वर्ग को हम लोगों ने छूने की कोशिश की है, तो ही जाके हम लोगों ने कहीं ना कहीं 600 के आसपास का सैंपल पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी निकाला। अब आपके सवाल पे आते हैं, जो आपने कहा कि ट्रैकर सैंपल क्या है। हाँ। जब हम लोग वेस्ट बंगाल का लेके निकल गए थे सैंपल, तब तक वो मिड फेब और जान के बीच में था। उसके बाद जब कुछ नया मुद्दा आता है तो उसके बाद वापस से हम लोगों को सर्वे करने के लिए भेजना पड़ता है। तो वहां पे हम लोगों ने 2 जगह करवाया, एक संदेश खाली के आसपास करवाया और एक शेख शाहजहां के लिए करवाया इस मुद्दे के बाद, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है वेस्ट बंगाल में आज भी। तो संदेश खाली आज भी हम लोगों को दिख रहा है, वो जो सीट है वहां पे बाशीराट, वो अभी भी टीएमसी के ही पास में है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय हैं वो 53% है। ये काफी एक बड़ा रीजन रहेगा आगे भी। संदेश खाली से कहीं पे भी बीजेपी को एटलीस्ट वहां पे फायदा होता नहीं दिख रहा है। बहरहाल संदेश खाली का मुद्दा बंगाल के अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांतों में काफी फायदा बीजेपी को पहुंचा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ट्रैकर सैंपल, क्योंकि हम लगातार जब से हम इस ओपिनियन पोल को चला रहे हैं, हमने यही बताया कि यह सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल है न्यूज इंडस्ट्री का। इसीलिए इस ट्रैकर सैंपल को पब्लिक को समझना जरूरी था कि इस ट्रैकर सैंपल के जरिए हम सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल, यानी कि सबसे ताजा तरीन राय आपके सामने पब्लिक की पहुंचा रहे हैं। चलिए, पैनल मैंने खोल दिया है, शुरुआत कर रहे हैं। संजय सरकार इस वक्त टीएमसी के मेरे साथ हैं। संजय सरकार, एक चीज तो क्लियर है इस डेटा से कि भाई पश्चिम बंगाल में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन उस मुकाबले में कुछ पिछड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लूज आप ही कर रहे हैं। नहीं, हम हंसेंगे ना, क्या करेंगे सोच रहे हैं आपको ये ओपिनियन पोल को। बहुत हंसना। एक लोकसभा में 18 से पहले हंसी लीजिए एक बार। नहीं, 15 नहीं, पहले हंस लीजिए एक बार। सुनिए ना, 15 से 18 तक होता है। आपको प्रदीप भंडारी जी जो बनाया था लास्ट ये असेंबली इलेक्शन में, एक जोकर शो बना दिया था। फिर यही जोकर उत्पन्न हो रहा है अभी भी। 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी हम लोग को साथ फाइट दे रहा है, 32 सीट में कुछ भी नहीं है। 14 से 19 में क्या हुआ था? 14 से 19 में क्या हुआ था? नहीं, सुनिए ना, 14 में 2 था, 19 में 18 आया था, 21 में क्या हुआ था बोलिए ना। प्रदीप भंडारी जो जोकर शो किया था। आप लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप मेरे से बात कीजिए ना। नहीं ना, आप बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है, ना संस्कार जानता है, ना संस्कृति जानता है, ना बंगाल में क्या क्या घटना भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ किया आपको जानकारी नहीं है। 100 दिन के काम के जो है नरेगा का काम के लिए काफी नाराजी है इंसान के अंदर में। रोज पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के टीएमसी की तरफ आ रहा है। नंबर तो आवास योजना जो घर। तीसरा नंबर बात है जो आपको जो अभी जो मतलब जो जहां पर तूफान हुआ था, तूफान पीड़ित इलाका में, जहां भारतीय जनता पार्टी के दो सीट है, जलपाईगुड़ी, अलीपुर। सर, ये जो आप हंसने की बात कर रहे थे ना, ये मेरे पे नहीं, ये पब्लिक पे हंस रहे थे। ये पब्लिक का ओपिनियन पोल है, ये मेरे पे नहीं हंस रहे हैं, आप पब्लिक पे हंस रहे हैं। फिर पब्लिक हंसती है तो कौन रोता है ये आप समझ लीजिए। जब पब्लिक हंसती है तो कौन रोता है ये आप समझ लीजिए। इसीलिए डेटा पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। इधर उधर मैं भी जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। आप बिल्कुल बोकला किए हैं, बोकला के इससे बात कर रहे हैं। 600 वोटर आपको दिया और 18 लाख वोटर रहते हैं एक लोकसभा में, आप 600 वोटर के तहत आप बोल रहे हैं। 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को फाइट हो रहा है। 10 सीट भारतीय जनता पार्टी काबिल है। सुन लीजिए ना, अगर 3 सीटें कम हो रही है तो मुझे लग रहा है बौखला आप रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर भास्कर जी ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। भास्कर जी, आप 3 सीटें गेन करते नजर आ रहे हैं और 3 सीटें यहाँ कम होती नजर आ रही हैं। 2014 से 2 से अगर बीजेपी 22 पर पहुंच रही है तो क्या लग रहा है, क्या चीजें हैं जो आपके फेवर में जाती दिख रही है? 1 मिनट संजय जी, ठीक है आपने बोल लिया, भास्कर जी बोलिए। नहीं, अनन्या वन साइड कम्युनिकेशन करते हैं, इनकी बहुत पुरानी आदत है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वन साइडेड कम्युनिकेशन रहता है। हाँ, आप भास्कर घोष जी को बोलने दीजिए। भास्कर जी आप बोलिए। संजय जी, आप बात और हंसी दोनों को रोकिए। मैं बताता हूँ आपको क्या हालत है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आज के दिन में तकरीबन 39-40% वोट हमारे झोली में ऑलरेडी जनता ने दे चुके हैं। और आने वाला दिन पे आप ये जो सर्वे है मैं थोड़ा सर्वे को कंजर्वेटिव मानता हूँ। ये सर्वे होना चाहिए 35 और 8। आज के दिन में सारा बंगाल जान चुके हैं, सारा बंगाल का लोग जान चुके हैं कि ये जो तृणमूल गवर्नमेंट है, टीएमसी तृणमूल गवर्नमेंट, ये सिर्फ लोगों को लुटेरा के गवर्नमेंट है, लूटने जानता है। शेख शाहजहां से लेकर अनुब्रत मंडल तक, और बंगाल में 12 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट में इन लोग सारे लुटेरे जो हैं, ये लुटेरे
फंसे हुए हैं और जनता से 10 साल इतना लूट चुके हैं कि जनता अभी लूटना नहीं चाहते हैं। जनता अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। हर जगह हम जा रहे हैं, जहां पे पूछ रहे हैं, पूछने के पहले ही लोग कह रहे हैं कि हम जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, ठीक है, पैनल में हम सर जमीनी बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिक्स इससे करते सबसे एक एक रिएक्शन पहले हो जाए, ये प्राथमिकता है मेरी। मैं एक एक रिएक्शन सबसे ले लेता हूं, फिर उसके बाद आगे मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास एक मिनट में मैं हामिद हुसैन साहब से एक रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हामिद जी, एक सीट दिख रही है कांग्रेस की। कांग्रेस क्या वजह है कि ग्राउंड्स लूज करती जा रही है? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? यहाँ तो सब गड़बड़ दिख रहा है। रोहित का मतलब लाल रंग, गहरा लाल रंग जी। आपने बिल्कुल रेड लाइन आपने दे दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस की पोजीशन कहाँ अच्छी है। मालदा जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस बेल्ट है। आज मैं बात कर रहा शरद राव से, जो कि कांग्रेस के इंचार्ज है वहाँ पे। मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नॉर्थ कलकत्ता है, और मैं बताऊँ आपको जो पुरलिया एरिया है आपका, और जो मुर्शिदाबाद है, ये सारे एरिया में कांग्रेस आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और मैं आपको बता दूँ, हमारी जो सीटें आ रही हैं, कम से कम 13 सीटें डिक्लेयर हुआ है। सीपीएम के साथ हमारा अलायंस चल रहा है, अभी सारी चीज़ों का डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग कांग्रेस को सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में देखना चाहते हैं, और कांग्रेस में जो डेवलपमेंट किया है पश्चिम बंगाल में, वो उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारा तो अलायंस उनके साथ, टीएमसी के साथ नहीं हो पाया, हमें दुख है। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है कि अगर टीएमसी और अगर हम लोग का अलायंस होता, तो जो शायद नॉन टीएमसी वोट्स जो शायद बीजेपी के चला जाता है। ये ट्रायंगुलर जो फाइट हो रहा है, ट्राइफर्केशन की बात इन्होंने कही, तो अच्छी बात कही। तो ट्रायंगुलर फाइट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं बता रहा हूं कि पिछली बार आपका पुलवामा के केस था, इसलिए 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार मुझे लगता है 4 या 5 सीटों से बीजेपी आगे नहीं जाएगी। ये मेरी धारणा है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब सुधांशु अधिकारी का उनका जो है करप्शन केस को देखिए, या जितना आपका अजीत पवार का करप्शन को उसको ले लिया आपने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद जो कम्युनल एंगल है पास आसाम का, मणिपुर में जो आपका घटना हुई, वो सब का इम्पैक्ट है। और जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ पश्चिम बंगाल में 4 से 5 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। ठीक है, संदीप जी एक रिएक्शन आपका। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम मांगती है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल का, वहां पे कांग्रेस का सूफड़ा साफ है। पूरे देश में कांग्रेस का सूफड़ा साफ है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। और आप देखिएगा, नहीं, आप बीच में नहीं बोलिए, आपने बोल लिया है। आप देखिएगा कि ये जो है तृणमूल कांग्रेस, इसका नाम होना चाहिए ऑल इंडिया परसेंटेज कांग्रेस। ये जो है भाई भतीजावाद वहां चल रहा है। और आप देखिएगा कि जो 22 सीटें हैं, बिल्कुल मैं आपको मुबारकबाद के पात्र हैं। आपका जो ओपिनियन पोल है, मदर ऑफ ऑल ओपिनियन पोल्स है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। आप ये देखिएगा कि बीजेपी वहां पे बीजेपी वहां पे सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और आप ये देखिएगा कि अगले असेंबली चुनाव में बीजेपी वहां पे पूरे राज्यों को कैप्चर करेगी। लोग ये जान गए हैं कि ये माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स चाह नहीं चलने वाली। आशीष जी, संदीप जो कह रहे हैं कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ एक तरह से सीट्स यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन वहां पर करती हुई नजर आएगी पश्चिम बंगाल को लेकर। आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? जो तमाम मुद्दे बीजेपी उठाती रही है, चाहे सबसे ज्यादा संदेश खाली को लेकर फोकस किया गया, क्या लग रहा है आपको इस बार जो 3 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 3 यहाँ पर टीएमसी की घटती हुई, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कह रहा हूं, ये परिणाम बता रहा हूं। इस बार ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी अपने अपने क्षेत्रों में। और यही नहीं, 42 के 42 सीटों पर हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं और लगभग 26 सीटें हम अभी जीते हुए हैं ऑलरेडी। और आगे के आने वाले समय में हम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं। वहाँ का जो बहुसंख्यक नागरिक है, मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो त्रस्त है। एक अल्पसंख्यक लोग, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम अब बांग्लादेश है, वो घुसपैठिए इस समय राज्य कर रहे हैं। उन घुसपैठियों के राज्य को खत्म करने के लिए अब बहुसंख्यक लोगों ने ये तय कर लिया है कि घुसपैठियों की सरकार जो राइटर्स बिल्डिंग में और नवान्नों में चल रही है, उसको समाप्त करेंगे। और ममता नाम की जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की प्रतीक है, उसका शासन समाप्त होगा। ये निश्चित मान लीजिए। जब परिणाम आएंगे उस दिन आप देखिएगा
कि 42 में से जिस तरह से बीजेपी की सीटें खुलेंगी उसका मैं अभी नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी रहेगी और हम एक बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। इस समय ठीक है। अंदर बैठा हुआ जो ठीक है, हमने मूर्ति एक्सपर्ट्स पूजक की है, राय को जाना, जो दुर्गा का हमने भक्त पॉलिटिकल है। राय को भी जाना। शुरुआत हमने की थी ग्राउंड से, अब मैं वापस एक बार फिर ग्राउंड पर चल रहा हूं क्योंकि रैनिक मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं और रैनिक वो हैं जो कि अब पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर चाय पर चर्चा कर रहे हैं खूब। रैनिक, बहुत चाय पर चर्चा की आपने, अब बताइए ये मुझे चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें 2-3 डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदा दक्षिण के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उधर से 2019 साल में कांग्रेस का जीत हुआ था, मगर इधर का जो मार्जिन बहुत ही देखने के लायक है, क्योंकि इधर का बीजेपी के साथ कांग्रेस का जो मार्जिन था वो सिर्फ 8,222 वोट का मार्जिन में कांग्रेस उधर से जीत लिए थे। उस मालदा दक्षिण सीट में अभी भी बीजेपी का उम्मीदवार है स्वीरूपा मित्र चौधरी, जो कि पिछले टाइम भी उम्मीदवार थे और इसी सीट को लेकर भी बीजेपी का एक उम्मीद है कि 2024 का लोकसभा में ये सीट बीजेपी के खाते में आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोलकाता नॉर्थ कोलकाता में ये लड़ाई बोल सकते हैं कि टीएमसी बनाम एक्स टीएमसी, क्योंकि तापस रॉय टीएमसी छोड़कर टीएमसी पे ऊपर गुस्सा दिखाकर वो बीजेपी ज्वाइन किए और ये तापस रॉय का जो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के लिए एक बहुत ही आशा दे सकता है और टीएमसी के लिए भी बहुत प्रेशर ले आ सकता है ये तापस रॉय कोलकाता नॉर्थ में। और दूसरा अगर देखा जाए दिलीप घोष का जो सीट, दिलीप घोष को बीजेपी की तरफ से अभी दिया गया है बर्धमान दुर्गापुर, यानी बर्धमान दुर्गापुर को ये जो सीट है ये सीट को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी और इसी वजह से दिलीप घोष के जैसे सीनियर लीडर को उस जगह में भेजा गया है और दिलीप घोष जिस तरीके से चाय पे चर्चा से लेकर मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से जनसंयोग कर रहे हैं उसी तरीके से बोल सकते हैं कि ये सीट को लेकर एक उम्मीद है बीजेपी का। और अगर दूसरा जगह देखा जाए बैरकपुर पिछले टाइम भी बीजेपी के हाथ में था। अर्जुन सिंह टीएमसी जाके फिर से वापस आए बीजेपी में। ये अर्जुन सिंह बैरकपुर में एक फैक्टर हो सकता है पार्थो भौमिक के अगेंस्ट में, टीएमसी का जो उम्मीदवार है पार्थो भौमिक उसके अगेंस्ट में, यानी बैरकपुर का ये जो सीट बीजेपी रख सकते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट बोल सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर दिखा जाए तो तमलुक सीट को लेकर एक चर्चा होगा, क्योंकि तमलुक ये जो लोकसभा सीट है इस जगह में दो जो कैंडिडेट है बीजेपी का उम्मीदवार या टीएमसी का उम्मीदवार है, क्योंकि एक तरफ है एकदम यंग जनरेशन टीएमसी का यूथ जनरेशन। चलिए रैनिक, ठीक है आपके पास हम आएंगे। तो पश्चिम बंगाल को लेकर ओपिनियन पोल क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, हमने आपको बताया, जहां पर 42 सीटें हैं और इस बार 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 22 जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी को यहां पर माइनस में टीएमसी यानी 19 सीटें, 3 सीटें जो है वो माइनस होती दिख रही हैं। 400 पार का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उस टारगेट को देखते हुए पश्चिम बंगाल जो है वो बीजेपी को फिलहाल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आगे कुछ और भी राज्यों की हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, क्योंकि बड़ा नारा एनडीए की तरफ से दिया गया है 400 पार और बीजेपी 370 की बात कर रही है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी को इस 400 पार की सीटों को अब जो सपोर्ट कर रहे हैं कि कहां-कहां बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब बात करेंगे उड़ीसा को लेकर। रोहित, क्या कुछ है ओपिनियन पोल?